भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। उस पर अपनी चर्चा चल रही है कि वो हैसियत प्राप्त करने की बात चल रही हैगी। और कल के 8 प्रमुख बिंदु दिए थे हमने कि वो ग्लीसरीन का बताया था। वो जो ग्लीसरीन जो बनती है टूथपेस्ट पाउडर में डलती है, वो काहे से बनती है? तो वो अधिकांशतः मर्द जानवरों को उबाल कर बनाई जाती। आपको सनटेन ऑयल का बताया था, आपके दांतों को मजबूत करने के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए किसको मारा जाता है? कछुओं को मारा जाता है, और कछुओं को मारकर वो तेल बनाया जाता है। फिर आपके बीच में मैंने बोन चाइना हड्डी के वो बर्तन रखे थे, वो वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और साथ साथ में उसको रखने के माध्यम से अनेक प्रकार की अशुभता भी हमारे घर में आती है। फिर उसके बाद आपसे बीच में बात करी थी मैंने, कहा कि द्विदल की बात करी थी कि वो जो द्विदल आप खाते रहे हो, ये मान के चलना, चींटी मारना तो पाप समझते हो आप, लेकिन आप चबाए जा रहे हो असंख्यात चींटी जैसे त्रस्त जीवों को। फिर उसके बाद आपके बीच में बात रखी थी साबूदाने की। जो साबूदाना आप खा रहे हो, लेकिन ये मान के चलना वो कितने जीव हैं उसमें, अनंत जीव हैं, क्योंकि वो क्या है, वो शकरकंद का क्लेवर जो है, जीवों का क्लेवर है, अनंत जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपसे बात करी थी चमड़े की। मैंने कहा था चमड़ा सामान्य अलग है, लेकिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो जो चमड़ा बनता है, 4 दिन भूखा रखने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है, जीवित पशु को, मरे हुए को नहीं, और फिर हवा भरी जाती है और चमड़ा उसका निकाला जाता है। फिर कहीं जाके वो मुलायम मुलायम बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में जो सीट कवर्स हो जो रहते हैं वो बनते हैं। ये वाली बात रखी थी। रेशम का रेशो मैंने दे दिया था कि एक रेशमी साड़ी में कितने कीड़े, 50,000 कीड़े उसमें रहते हैं। और अगली बात मैंने बोली थी 8वें नंबर पर, कस्तूरी का त्याग कर देना। कस्तूरी से तात्पर्य क्या है? कस्तूरी एक प्रकार से हिरण की नाभि से वो कहते हैं निकाली जाती है कि वो फुलेल और के काम आती है, वो सुगंध के काम आती है, उसके माध्यम से अनेकों हिरणों को मारा जाता है। और इसी मंगलाचरण तो आपको मालूम ही है, अपना मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। इसी हिंसा के तांडव पर आगे अपनी बात को प्रारंभ करते हुए अगली बात बोल रहा हूँ कि यहाँ माताएं बहनें बैठी है, माताएं बहनों के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि ये बात मालूम है, महाराज जी क्यों रिपीट कर रहे हो आप इस बात को? सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती, छोटे से छोटे लेके बच्चे से लेके बड़े तक जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जानते तो आप हो, सभी जानते हो कि ये लगाना नहीं चाहिए, और फिर भी हम लगा रहे हैं। तो मैं उस ओर आगम की ओर आपकी ओर दृष्टि ले जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि नेल पॉलिश जो आप अपने नाखूनों पर लगाते हैं, वो जो नेल पॉलिश है, वो नेल पॉलिश काय से बनती है? तो बोले जानवरों के खून से बनती है। ये आप अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि जानवरों का खून लिपटा हुआ होता है काय में? उन नाखूनों में। अब लगा तो रहे हैं, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे। आचार्य श्री जी बोलते थे कि वो शेर है, वो शेर मांस खा रहा है, सुनना बहुत ध्यान से गुरुदेव की बात। वो शेर है, वो शेर मांस खा रहा है, वो मांसाहारी है, वो उसका स्वभाव है। और एक यहाँ पर रहने वाला मानव अगर मांस खा रहा है, उसके पास दूसरी चीज़ें हैं, मतलब वो जानता है कि मांस खाना पाप है, उसके बाद अगर वो पाप कर रहा है तो ज्ञात भाव से पाप करने का तीव्र पाप बनता है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। अगर जानते हो और कर रहे हो तो महापाप, जानते हो और अगर नेल पॉलिश लगा रहे हो तो घोर पाप मान के चलना आप। क्यों? अभी तक आप जानते नहीं थे, आपको जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी इसलिए नेल पॉलिश जो है हमने लगाई। लेकिन गुरु मुख से सुन लिया, हमें जानकारी है, इसमें खून मिला हुआ है, खून के माध्यम से नेल पॉलिश बनी हुई है, इसमें अनेक पशुओं को मारा जाता है, वो खून बहा है उनका, और ये खून है। आप विचार करना। तो नेल पॉलिश महाराज हम वो सस्ती वाली 5 रुपये वाली लगाते हैं, पर ध्यान रखना हमारे भाव हिंसा हो गई। वो नेल पॉलिश कैसी भी हो, कुछ भी हो, हम कैसे कह दें,
वो इतना गंदा पानी है। वो जो पानी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात मान ली। अब वो नेल पॉलिश आपने लगाइए, वो 10-10 साल 5-5 साल 2-2 साल तक वो पानी लिक्विड रहा है। वो लिक्विड में क्या जीव नहीं पड़ते? आप विचार करना, आप जीवों को तो लपेट रहे हो, वो जीव का ही पूरा तो शरीर है जो आप लगा रहे हो। मान लीजिए आपने कुछ बोलते हैं हमसे कि हम कौन सी फिल्म कौन सा आ रहा है वो, जिसमें वो होती है शाकाहारी होती है, कौन सी? नहीं, विद्यांजलि तो है, एक और ने क्या नाम है उसका, है? नहीं नहीं, एरो कोई कंपनी है ना, अंग्रेजी में नाम ओरीफ्लेन। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वो ओरीफ्लेन आप लगाती होंगी इसलिए आपको मालूम है, नहीं लगाते? ठीक है भाई, जो लगाता है उसी को याद होगा। वो ओरीफ्लेन आप लगा तो रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि वो लिक्विड है, जब ध्यान से सुनना, जब आगम में आया है कि लिक्विड औषधि नहीं ले सकते, लिक्विड टॉनिक नहीं ले सकते, लिक्विड टॉनिक के अंदर अनेक जीव होते हैं, तो वो लिक्विड टॉनिक ही तो है जो आपने अपने नाखून पर लगा रहे हो और उस पर लगा रहे हो, और फिर वो जो जीव से सही टॉनिक लगा रहे हो, और फिर उसके साथ क्या कर रहे हो? साधुओं को भी आहार दे रहे हो, खुद भी भोजन कर रहे हो। तो अनेक प्रकार के उनमें ऐसे केमिकल्स मिले जो शरीर को हानिकारक। 24 घंटे आप उसके बिना रोटी खाओगे नहीं, निश्चित रोटी पर वो टच होगा, रोटी पर, सब्जी पर, दाल पर, पानी पर, सब पर टच होगा। आप माताओं ध्यान रखो, आप तो ठीक हो, लेकिन जब आप आटा गूंथोगे तो वो आटे में वो सब कुछ जाएगा कि नहीं? सोचना, विचार करना, तो वह अशुद्धता वहाँ पहुँचेगी कि नहीं? तो अब आटा गूंथना आपको है, आटा तो ऐसे बिना नाखून के सहारे कोई आटा गूंथ के बता दे, कोई माँ ऐसा बोले कि मेरे नाखून टच नहीं होंगे और मैं जो है वो आटा गूंथ के बना दूँ, और मुख्य आहार तो हमारा रोटी ही है ना? अब वो रोटी ही है, नाखून उसमें लग रहे हैं, और नाखूनों की वो जो विषैली चीज़ है वो भी लगते चले जा रही है, तो शरीर को हानि तो पहुंचाएगी ना। विवेक तो रखो, जीव हिंसा तो है ही है, और साथ साथ में आप अपने शौक के कारण पूरे परिवार को आप क्या कर रहे हो? रोगग्रस्त कर रहे हो। अगर आपका परिवार सुखी चाहते हो, स्वस्थमय चाहते हो, तो इतना कर लो, वो नेल पॉलिश जो है उसको अपने जीवन से अलग कर लो। और जो मैंने बात बोली गुरुदेव की, उसको ध्यान रखना कि एक पाप अज्ञात भाव से और एक पाप ज्ञात भाव से, जानते हुए करने का पाप बहुत ज्यादा लगेगा, अत्यधिक लगेगा। आप जानते हो फिर भी लगा रहे हो। और यहाँ मैं कहता हूँ, ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि नेल पॉलिश में खून नहीं है। सब जानते हैं कि नेल पॉलिश कैसे बनती है, तो खून से बनती है। बाकी कोई भी कलर जो है वो लगाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन नेल पॉलिश जो है स्थिर रूप से की। तो हमारा पॉइंट था नेल पॉलिश। दूसरा और एक और बोल रहा हूँ, नेल पॉलिश से जब बात निकली है तो छोड़ू क्यों, उसको भी बोल देता हूँ। लिपस्टिक, ये जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक के उत्पादन में क्या प्रयोग होता है आप ध्यान रखना। अभी बात करूँगा। मधुमक्खियाँ जो होती है ना, मधुमक्खियों के छत्तों, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, उन छत्तों से मोम प्राप्त किया जाता है, और मोम जो है वो लिपस्टिक में मिलता है। उसके कारण सैकड़ों असंख्यात मधुमक्खियों की जान चले जाती है। और साथ साथ में चमक के लिए उसमें क्या मिलता है पता है? आप बोलोगे नहीं, मैं बिल्कुल श्योर होके बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसमें क्या मिलता है? तो उसमें मिलती है सूअर की चर्बी। क्या मिलती है? सूअर की चर्बी मिलती है। अन्य पशुओं की चर्बी क्यों नहीं मिलती है? सूअर की चर्बी सस्ती मिल जाती है। सूअर की चर्बी इतनी महंगी नहीं मिलती है, जितनी गाय, बैल, भैंस की चर्बी महंगी मिलेगी, लेकिन सूअर की चर्बी बहुत सस्ती मिल जाती है। तो सस्ती चीज़ से आपको 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में लिपस्टिक देना है, तो 20-25 रुपये में लिपस्टिक देना है, तो अब वो तो ऐसी मिलेगी कि किस प्रकार की। वो बैठा है ना सूर्या का भाई, क्यों भैया, तो बेचता होगा ना सूर्या, 5 रुपये में मिल जाती है। 5 रुपये में लिपस्टिक देना, विचार करो आप। क्योंकि देखो एक बात बताएं, मैं मतलब गृहस्थ अवस्था में बहुत बड़ा होलसेल काम है, आज भी है, वो बहुत बड़ा काम है। जो काम सूर्या का है वो बहुत बड़ा लेवल से काम है, पूरा डायरेक्ट दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से आया। तो मैंने तो हज़ारों, 36 रुपये दर्जन में मेरे ज़माने में मैंने लिपस्टिक बेची है। मैंने रेट चढ़ाए 36 रुपये दर्जन। 36 रुपये दर्जन मतलब 3 रुपये की एक लिपस्टिक। और सस्ता बोलो, 18 से स्टार्ट होती थी, 18, 24, 36, 48, 54, 108 ये रेट थे एक एक डजन किसके? लिपस्टिक के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 रुपये डजन में आपको लिपस्टिक 3 रुपये में या 1.5 रुपये में, 2 रुपये में हम दे रहे हैं, और हम भी कमा रहे हैं।
वो दिल्ली बम्बई से जहाँ से आ रही वो भी कमा रहा है, तो कितने में वो लिपस्टिक पड़ी होगी, तो फिर उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलता है सूअर की चर्बी, क्योंकि सूअर की चर्बी सबसे सस्ती होती है। अन्य पशुओं का क्या है, मूल्य है, लेकिन सूअर का कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है सूअर का मूल्य, क्योंकि सूअर को आप पसंद नहीं करते हैं, सूअर टच कर जाए तो आपने आपको अशुद्ध मानते हैं, नहाते हैं। अब सूअर को टच करने से नहाते हो और सूअर को आप अपने होठों पर लगाते हो, क्या महिमा है बताओ। सूअर को टच करने से दूर भागते हो कि भैया सूअर आ गया, 4 फीट दूर भागते हो, और सूअर की चर्बी को होठों पर लगाते हो। बताओ तो सही माताओं बहनों, विचार तो करो, क्या कर रहे हो आप लोग, ये कहाँ आप जा रहे हो, किस ओर आपका बहाव जा रहा है, तो विचार करना। आप अगर लगा रहे हो, वो अगर लगा रहे हो तो उसमें मोम जो है मधुमक्खियों की भी बहुत जान जाती है, और मधुमक्खियों के साथ साथ काय की जान जाती है, उस सूअर की चर्बी भी होती है। वो एक अशुद्ध पदार्थ है और वो सीधे सीधे हमारे मुख में भी हो जाता है, और भी अन्य ऐसी चीज़ें मिलती हैं। वो जब हम करते हैं तो भोजन के माध्यम से निश्चित रूप से वो अंदर भी जाता होगा। जब वो अंदर जाता है तो विषैला पदार्थ भी अंदर हमारे भोजन के माध्यम से जब पेट में पहुँचेगा तो ये मान के चलना वो भी बहुत नुकसान करेगा। अब तीसरे नंबर पर आपको बात बताऊँ सेंट की। सेंट के विषय में एक रिपोर्ट्स आपके बीच में रख रहा हूँ कि मतलब हालांकि लगता तो है लेकिन वास्तविकता है, क्योंकि देखो कोई भी ऐसे गलत सलत चीज़ें नहीं बताएगा, कुछ होगा तभी तो बताएगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया, सुनना ध्यान से, बोले जितनी सेंट्स होती हैं महंगी, परफ्यूम्स होते हैं बोले महंगे, बोले उसमें क्या किया जाता है कि ये विदेश की बात है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, विदेशी सेंट्स जो होती हैं महंगी सेंट्स, तो बोले उसमें क्या किया जाता है, बोले बिच्छुओं को इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है, बिच्छुओं को इकट्ठा पाला जाता है, और जो बिच्छू होते हैं उन बिच्छुओं को इकट्ठा करने के बाद क्या है, उनको कोड़े से मारा जाता है, कोड़े से मारा जाता है। और कोड़े से मारने के बाद वो इतने वो आक्रोशित हो जाते हैं, और आक्रोशित होने के बाद फिर आपको मालूम बिच्छू क्या करता है, काटता है। तो वो उनमें वो आक्रोश लेके आते हैं, कोड़ों से मारते हैं, और कोड़ों से मारने के बाद फिर उसको क्या करता है, चाकू से खरोचा जाता है। जब वो चाकू से खरोचा जाता है, और खरोचने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होने के बाद उसका रस, उसका तेल निकाला जाता है, और उसका जो तेल है वो डाला जाता है सेंट्स में। उनका कहना ये कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना ये कि वो बिच्छू के अंदर जो विष होता है, वो विष जो है वो आदमी को, सर्प का भी विष होता है लेकिन सर्प का विष लगेगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन बिच्छू का जो विष होता है वो मरता नहीं है व्यक्ति। तो अब मारना भी नहीं है हमको, और आपको आनंद भी दिलाना है। और बोले वो इतना प्रभाव डालता है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं, मैंने कहा ना कि आजकल परीक्षण चल रहा है, अमेरिका आदि, चाइना आदि हर जीव पर परीक्षण कर रही है किसमें क्या क्वालिटी। बोले बिच्छू के अंदर ये क्वालिटी है कि उसका जो तेल निकलता है, उस तेल या उसकी जो बॉडी से सेल्स निकलते हैं, उस सेल्स को आप यूँ लगाओगे तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, उसकी 100 गुना 1000 गुना अधिक उसमें उस सेल्स में ताकत रहती। तो सबसे ज़्यादा उस ताकत किस में होती है, बोले बिच्छू के अंदर होती है। अब वो बिच्छू भी तब जब वो आक्रोशित होगा और अपना जहर छोड़ेगा तब, हमेशा नहीं, जब जहर छोड़ेगा तब। अब वो जहर छोड़ेगा तब अगर बिच्छू को ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कूटो, मारो, फिर उसको चाकू से छीलो, और चाकू से छीलो, तब उसका रस बनता है, तेल बनता है। उस तेल के माध्यम से बहुत कम मात्रा में एक शीशी में डाला जाता है। लेकिन विचार तो करना, वो बिच्छू भी क्या है, अब बिच्छू भी तो जीव है, उस जीव के साथ आप गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जितनी महंगी महंगी वो आती है उतनी, वो भी खूब बेची मैंने, व्यक्ति ये बोलता था और महंगी दो, और महंगी दो, और महंगी दो, जितनी महंगी उतना ज़्यादा वो पाप का कार्य होता चला जाता है, ये निश्चित मान के चलना। तो अब वो सेंट का भी आप विचार करना, अगर सेंट आपके जीवन में ना आए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका जीवन को उत्कृष्ट और अच्छा बना सकती है। और अब आपके बीच में रखूँ तो बात रखता हूँ कोसे की, पर वो तो रख रहा हूँ, लेकिन कोसा सब जानते हैं कि कोसा किससे बनता है, तो बोले हजारों कीड़ों को उबाल कर वो कोसा बनता है। पर मैं आपके बीच में एक रेशो रख रहा हूँ, वो जो कोसो है सबसे महंगा कपड़ा होता है, और वो जो कोसो है आजकल, वो जो कोसो है वो जो आजकल वो नए वो क्या बोलते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइन होता है वैसा क्या होता है आजकल, कपड़े बनाने वाले, वो कपड़े बनाने वाले भी एक कोर्स होता है ना, कपड़े वो फैशन डिजाइनर। तो एक फैशन डिजाइनर जो है, वो फैशन डिजाइनर आजकल कोशे का ज़्यादा प्रयोग करने लगे।
ठीक है ना, आपके कपड़े में तो आ रहा। अब वो जो कोशा है फैशन डिजाइनर, वो कोशा आपको बता रहा हूं वो कितना बनता है, रेशियो याद कर लेना, लिख लेना, जो लोग लिख रहे हैं वो रेशियो को लिख लेना। 100 ग्राम कोशे में 100 ग्राम कोसे में 15,000 कीड़े मरते हैं। 100 ग्राम कोसे में 15,000 कीड़ों की जान जाती है। विचार करना आप, एक दो नहीं, ये बांसा जैसा छोटा सा गांव 15,000 जैसा गांव चला जाएगा। इतने कीड़े 100 ग्राम में स्वाह होते हैं। तो इसलिए विचार करना कि हम कभी कोसे के कपड़े ना खरीदें, कोसे के कपड़े का हम समर्थन भी ना करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। और आगे बात बोलूं तो कैप्सूल कैप्सूल समझता है, समझ रहा ना, कैप्सूल के अंदर की चीज नहीं, कैप्सूल का जो ऊपर की जो परत होती है उसको आप, उस जिलेटिन की बात कर रहा हूं। वो जो कैप्सूल है उसकी ऊपर की जो परत है उसके लिए कहते हैं कि वो कैप्सूल जो जिलेटिन पदार्थ है वो काहे से बना है, तो बोले जिलेटिन जो बना है वो हड्डियों के चूरे से और पशुओं के उत्तकों को उबाल कर बनाया जाता है। वो जो ऊपर की जो जिलेटिन जिससे वो कैप्सूल बना है उसके आप तह तक पहुंचेंगे। और सुनना, वो भी अब याद रखना, तो बोले वो भी कौन सा, तो वो भी उससे बनता है सस्ता वाला। सस्ता मतलब कौन सा, वही जो मैंने ई नंबर में बताया था, जो कत्ल खानों में नीचे कचरे के रूप में गिरा पड़ा रहता है, वो फालतू फेंका जाता है, वो वहां पर इकट्ठा किया जाता है, वो सड़ा हुआ दुर्गंधित वो मांस रहता है जिलेटिन में। विचार करना कि जरा से जब मांस का टुकड़ा अगर रहता है तो हम उधर से निकलना बंद कर देते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वो वाला टुकड़ा जिलेटिन में, उससे जिलेटिन बनता है। क्योंकि अब आपको 1 रुपए में या 2 रुपए में कैप्सूल दे रहे हैं, अब वो 1 रुपये या 2 रुपये का कैप्सूल आ रहा है, उस पर वो चढ़ा हुआ है, तो कितना कहाँ होगा, और उसके बिना वो बनेगा ही नहीं। आप पता कर लेना, तह तक पहुंच जाना कि वो कहाँ से बनता, वो जिलेटिन उससे ही बनता है। अंदर की औषधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंदर क्या डाला है वो आपने डाल दी औषधि, लेकिन बाहर की उस परत की बात कर रहा हूं। वो परत काय से बनी है, तो सड़े गले वो जो दुर्गंधित मांस और हड्डियों के चूरे से वो बनी हुई है जिलेटिन। इसलिए कैप्सूल के विषय में भी आप विचार कर लेना, हमारा समर्थन होगा। उबाल कर उन पशुओं की खाल से, उन झल्लियों से, उनके उत्तकों से वो उबाल कर वो कैप्सूल बनता है। आगे और बात करूं तो हाथी के दांत की बात कर रहा हूँ। हाथी पे जो दांत होते हैं, कहते हैं अब तो कम हो गया, लेकिन एक वो ज़माना था, उस ज़माने में हाथियों के दांत की चूड़ियाँ खूब चलती थी, अभी भी चलती है। हाथियों के दांत की चूड़ी, बच्चों के खिलौने, आभूषण आदि उन हाथियों को मारा जाता था, और मारने के बाद ही वो हाथी के दांत मिलते थे। उन हाथियों के दांत से भी, तो ये हाथियों के दांत से सीधे सीधे पंचेंद्रिय की हिंसा का दोष आपको लगेगा, निश्चित मान के चलना। आगे और बात करूं तो हाथी के दांत की बात कर रहा हूं। हाथी पे जो दांत होते हैं, कहते हैं अब तो कम हो गया, लेकिन एक वो ज़माना था, उस ज़माने में हाथियों के दांत की चूड़ियाँ खूब चलती थी, अभी भी चलती है। हाथियों के दांत की चूड़ी, बच्चों के खिलौने, आभूषण आदि उन हाथियों को मारा जाता था, और मारने के बाद ही वो हाथी के दांत मिलते थे। उन हाथियों के दांत से भी, तो ये हाथियों के दांत से सीधे सीधे पंचेंद्रिय की हिंसा का दोष आपको लगेगा, निश्चित मान के चलना, अगर आप हाथी के दांत अगर यूज़ कर रहे हैं या कहीं भी हैं। और फिर मैं ये मानता हूँ कि आजकल डुप्लीकेट भी चले हैं, तो डुप्लीकेट चले हैं, तो वो डुप्लीकेट जो चले हैं, और डुप्लीकेट कैसे चले हैं, वो भी हड्डियाँ आपके पशुओं की रहती है, उन हड्डियों की कोई ओरिजिनल बचा नहीं, ओरिजिनल बचा नहीं है। अब ओरिजिनल बचा नहीं है तो क्या हो रहा है, वो जो हाथी हैं, हाथी इतने हैं नहीं, तो डुप्लीकेट हड्डी, मतलब जो हड्डी ओरिजिनल, लेकिन काय के सामान्य पशुओं की, उनको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, पीसे जाने मोल्ड किया जाता है, और फिर हड्डी की हाथी की हड्डी के नाम से, कि हाथी के दांत के जो हैं वो हैं, तो वो हाथी का दांत नहीं है, वो हड्डियों का चूरा है। और हड्डियों की, क्योंकि इतना हाथी इतने महंगे कहाँ से मिल पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं है, तो वो हाथी के दांत ना होकर क्या है, हाथी के दांत ना होकर क्या है, वो हड्डियों का चूरा है। और उस हड्डियों के चूरों से अगर आप रख रहे हो तो वो, और उसे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत नुकसानदेह है। और आगे बात करूँ तो आपके घरों में ब्रश होते हैं। ब्रश कौन से, जितने भी आर्टिस्ट हैं, ध्यान से सुनना, जो कलाकार हैं,
जो कलाकार से मतलब वो कलाकार को पहले बोलूँगा जिनके हाथ में बहुत अच्छी कला है और कलाकारी करने के बाद वो कला का अपना उपयोग कर रहे हैं, मतलब ड्राइंग तैयार कर रहे हैं, काय से? ब्रश से। तो अगर ब्रश से वो कला को तैयार कर रहे हैं तो उन कलाकारों से मैं बोलूँगा वो जो ब्रश हैं वो ब्रश काय से बनते हैं? लगभग जितने महंगे ब्रश होते हैं वो सब के सब वो ब्रश बनते हैं सुअरों की बोहों से। सुअर होते हैं, सुअरों की बोह, क्योंकि क्या होता है कि सुअर एक ऐसा प्राणी है उसको पकड़ा जाता है। मैंने अपनी आँख से बचपन में देखा है, जब मैं छोटा था तो सुअर के 4 पाँव बांध दिए जाते हैं और 4 पाँव बांधने के बाद वो लोग आते हैं, जो एक दो 5-10 लोग आते हैं, उसको बांधते हैं और फिर उसके ऐसा ऐसा करके खींचते हैं। बिल्कुल वो चिल्लाता है, वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और लेकिन खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। इतनी बेरहमी से उनके वो बाल निकाले जाते हैं कि उन बाल की देखकर ऐसा लगता है क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। आपने कभी वो कोई दृश्य देखा? देखा नहीं देखा? सोचो, विचार करो वो कैसा दृश्य होता। देखा? तो मैं कह रहा हूँ कि क्या मजा आ रहा है उनको निकालने में। उनका क्या होता होगा? वो क्यों निकाल रहे हैं? क्या सुअर से भेदभाव है उनको? हैं? सुअर से भेदभाव नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो निकाल कर बेच रहे हैं। तो कहां जा रहे हैं वो बाल? वो बालों का हो क्या रहा है? वो बालों का हो रहा है ब्रश जितने बनते हैं। वो ब्रश इसलिए क्योंकि वो जो आपका प्लास्टिक का ब्रश है वो मूव नहीं करेगा। जैसा आप घुमाना चाहते हो अपने ब्रश से, जिस प्रकार से घुमाना चाहते हो, तो वो घुमावट इन बालों में होगी। और सुअर के बाल ऐसे ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा कड़क हैं, वो इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं कि बिल्कुल एकदम उसमें सेट हो जाते हैं। तो फिर वो सुअर के बालों से वो ब्रश, आर्टिस्ट लोगों के जितने महंगे महंगे ब्रश है वो बनते हैं। और महंगे ब्रश जो बारीक काम के लिए, तो उनका कहना है कि बोहों के और पलकों के बाल से बनते हैं। विचार करना, उन सुअर की बोहों के बाल को भी निकाला जाता है और पलकों के बाल को भी निकाला जाता है। बोले जो कड़क बाल होते हैं उससे क्या बनता है? तो बोले उससे वो वार्निश वाला पेंट जिससे करते हो आप वो बनते हैं। और जो महंगे ब्रश रहते हैं वो बोहों से और पलकों से बनते हैं। आपके पलक के बाल निकाल के तो बताओ, एक पलक का बाल खींच के देखो आप, और उन सुअरों के पलकों के बाल को बिल्कुल ऐसा निकाल दिया जाता है। ये आपके बाह उपकरण है आंखों को बचाने के लिए, वो निकाले जाते हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं कहीं से, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है निकालते हुए इतनी बेरहमी से। मैं बोलता हूँ जब केशलोज करना होता है तो कभी भी केशलोज जो है दूसरे से, अपने हाथ से केशलोज करना अलग, बड़ी आसानी से हमें जितने उखाड़ना उखाड़ लो, अपने हिसाब से उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर केशलोज करता है तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। वो यूँ खींचता है, वो यूँ खींचता है, वो यूँ खींचता है, क्योंकि देखो केशलोज करना है उसका सिस्टम है, जिस तरफ बाल का मतलब दिशा है उस तरफ उसको खींचा जाता है तो तकलीफ़ कम होती है। अब और अगर मान लो कोई यूँ खींचेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी, कोई पीछे खींचेगा तो दम निकल जाएगा। ये केशलोज का सिस्टम तरीका बिल्कुल उसी हिसाब से आप चलोगे। अब उन सुअरों के साथ तो क्या होता होगा? कोई सिस्टम नहीं है, खट 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 खट। कितनी वेदना, कितनी तकलीफ, कितनी कष्ट, कितनी पीड़ा होती होगी, विचार करना। ये सब पीड़ा और ये कष्ट वो झेल रहे हैं, और झेलने में कौन? आप भी प्रमुख कारण है। और बताएं, दांत वाले जो ब्रश है ना, वो दांत वाले महंगे महंगे सॉफ्ट ब्रश भी उसी से बनते हैं जिससे आप ब्रश करते। टूथपेस्ट और टूथब्रश, वो भी टूथब्रश जो है वो इन्हीं महंगे महंगे ब्रश से बनते चले जाते हैं। तो उससे भी आप विचार करना, अगर आप उसका भी यूज़ कर रहे हो तो ये निश्चित मान के चलना वो भी बहुत बड़ा पाप का कार्य है। जीव हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन जीव को कष्ट तो हो रहा है। जीव, महाराज जी सुअर को मारा कहाँ बाल निकालने में? तो भैया मारा नहीं, लेकिन मारने से बढ़कर तो आपने यातना दे दी। एक बार मार देते तो ठीक था, एक बार मार देते तो फिर भी उस सुअर को ठीक था, लेकिन उनके पलकों को निकालना कितना दुविधा वाला काम है, कितना कष्टकारी, कितना पीड़ादायक काम है। उनके बालों को उखाड़ना कितना पीड़ादायक काम है। भैया बढ़िया, आप तो वो नीम की दातुन लो, नीम की उसको तोड़ो, बढ़िया उससे करो ना, क्या दिक्कत है? हाथ से, उंगली से करो और तो बन जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको करना है और आप कर रहे हो। करने के साथ साथ उन जीवों को जब जब करो, मैं तो ये बोलता हूँ खूब करो, करने की मनाही नहीं, लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए करना। मैंने ये टूथपेस्ट का ब्रश लिया है, इस ब्रश में वो वाले बाल लगे हैं जो बांके से सुअर को खींचे गए हैं, बस ध्यान रखना। तो अपने आप आपकी आंखें जो खुल जाएगी, अपने आप आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे अगर आपसे बात करूँ तो कत्थे की बात कर रहा हूँ। कत्थे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ओरिजिनल कत्था नहीं मिल रहा है।
कत्था जो होता है ना, जो पान में आप लोग यूज़ करते हैं, पान खाने में करते हैं, वो आजकल ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, वो सिंथेटिक कत्था मिल रहा है। 90% कत्था पान में जो उपयोग होता है वो सिंथेटिक होता है। हिंसा के तांडव की बात चल रही, तो मैं बता रहा हूँ कि वो कत्था सिंथेटिक होता है, और सिंथेटिक कत्था जो होता है वो काहे से बनता है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उसमें क्या क्या मिलता है आपको सुनने के बाद हंसी तो आएगी, लेकिन वास्तविकता है जो है सो है, वास्तविकता है, उसको बीच में हमें रखना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। तो कहते हैं कि वो सिंथेटिक कट्ठा बनता है, आरारोट उसमें डलता है। फिर क्या डलता है, बोले उसमें लाल रंग डलता है, लाल रंग, आरारोट, दो चीज़ और क्या मिलती है, बोले मुल्तानी मिट्टी डलती है। मुल्तानी मिट्टी बहुत चिकनी होती है ना, और बोले मुल्तानी मिट्टी डलती है। बोले और क्या है, बोले जूते की पालिश डलती है उसमें। क्या डलती है, क्या डलती है, जूतों की पालिश डलती है। पान खाने वालों सुन लो, आप क्या खा रहे हो, जो आपके पैरों में जिससे पालिश होती है वो पालिश उसमें डलती है, जूतों की पालिश डलती है। और क्या डलता है, तो और सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होगा। बोले ये मतलब जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। बोले पशुओं के खून, जो पशुओं का जो खून होता है ना, उस खून को सुखाया जाता है, ऐसे पापड़ जैसा बनाया जाता है, और पापड़ जैसा बनाने के बाद, सुखाने के बाद, फिर सूखे हुए खून को उसमें पाउडर फॉर्म में उसमें डाला जाता है। पाउडर फॉर्म करते हैं, और पाउडर फॉर्म में डालने के बाद उसमें डाला जाता है विचार करना। क्या बता रहा हूँ आपको मैं, ये आपका कत्था पान खाने वालों दिख रहे हैं मेरे को लाल लाल दांत, ओरिजिनल नहीं है कत्था। और जो पान में डलता है वो तो बात की बात, पान कैसा है वो बात की बात, लेकिन कत्थे की बात बोल रहा हूँ कि वो जो कत्था है 99% सिंथेटिक कत्था है, क्योंकि कत्था मिलना ही बंद हो गया है, कत्था उत्पन्न होना ही बंद हो गया है, वो सिंथेटिक कत्था आ रहा है। फिर से सुन लो क्या क्या डलता है कत्थे में। पान जो खाते हैं वहाँ तक मेरी बात को पहुँचा देना। आप लोगों के बीच में गौरव भाई आए हुए हैं, बड़वानी वाले, वो खड़े हैं, है ना। आप लोग पूछते थे ये कौन सब प्रचार प्रसार करता है, कौन इतना सारा पूरी दुनिया में फैलाता है, तो इनकी पूरी टीम लगी हुई है जो 2-2 मिनट की क्लिपिंग तैयार करके, इनकी बहुत भावना थी, बहुत सालों से लगे थे ये। हम हमेशा रोकते आए थे कि नहीं 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 नहीं, इनने एक बार अब हमारे नाम से चालू किया, तो मैंने हमारा आशीर्वाद जब रहेगा, हमारा नाम हटा दो चैनल से, तब तो हम आशीर्वाद दे देंगे। आप तो गुरुदेव के नाम से जो प्रचार प्रसार करना हो करो, अगर लोगों को सुनना है तो मेरा क्या जा रहा है। फिर उन्होंने अपने हिसाब से नया नाम विद्या शरणम रखा, हमारे नाम से पहले था वो हटाया, तब फिर हमने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसी क्लिपिंग सुनते हैं, तो उनसे कहूँगा ये क्लिपिंग निकालो, दुनिया तक पहुँचाओ, पान खाने वालों तक पहुँचाओ कि वो पान का कत्था कैसे बनता है। तो सुन लो कान खोलकर, पान खाने वालों क्या क्या डलता है उसमें, अखरोट, लाल रंग, मुल्तानी मिट्टी, और क्या बोला, जूते की पालिश। और जूते की पालिश के बाद क्या बताया, पशुओं का सूखा खून उनमें डलता है। मतलब खून को आप चाट रहे हो, खून को आप चूस रहे हो, खून को चाटना और खून को चूसना आप कर रहे हो। अब आप शुद्ध शाकाहारी हो क्या, इस पर आपका प्रश्न चिन्ह हो रहा है। जितने पान खाने वाले हैं उतने आप विचार कर लेना क्या हम शुद्ध शाकाहारी हैं क्या। आगे की बात और अब है, लेकिन अब बिंदु अपना समय हो गया है। आज के 8 बिंदु जितने भी होंगे उनको देख लेना आप। 8 हुए, 10 हुए, कितने हुए, 8 ही हुए, गिनती के 8 हो गए। और कल फिर 8 दूंगा, कल 6 तारीख है ना, और 7 तारीख तक प्रयास करूंगा हिंसा का तांडव समाप्त हो जाए, फिर आगे अपन दूसरी बात प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। और 13 तारीख को बता दिया था, फिर बता रहा हूँ, 13 तारीख को उन माताओं बहनों को सबको बुला लेना, और ये कि 13 तारीख को विशेष उद्बोधन, सुसंस्कारित संतान प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ संतान प्राप्त करने के लिए उस पर उद्बोधन होगा। बहुत बार निवेदन था कि उन माताओं जो 7-8 माताएं, तो अब मैं अलग से समय नहीं है, मैंने 13 दिन संयम, उत्तम संयम के दिन 13 तारीख को संयम कैसे बरतना है उन 8-9 महीने में, और बाद में कैसे संयम रखना, उस पर पूरी चर्चा करूंगा। आचार्य भगवान की बात को करके अपनी बात को विराम देता हूँ कि आचार्य भगवान कैसे तपस्वी हैं, कैसे मनस्वी हैं और कैसे सहनशील है, वो रखता हूँ। एक दिन की बात है, एक स्थान पर विहार हुआ, हम लोग रात्रि विश्राम के लिए पहुँचे, और रात्रि विश्राम में आचार्य भगवान लेटे थे। लेटने के बाद हुआ ये कि योग संयोग की बात है कि हम तो लेट गए और आचार्य श्री लंबी देर तक सामायिक कर रहे थे। हम उस बात को समझ नहीं पाए, नींद बहुत आ रही थी,
थक बहुत गए थे। आचार्य जी बैठे तो बैठे, हम पीछे लगाई और लेट गए। हमने कहा भैया हमसे नहीं बन रही अब। आचार्य जी तो बैठे ही बैठे हैं, बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। अब हमें कुछ पता नहीं था क्या कहानी है, कैसी कहानी है, किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, पता चला गुरुजी, जब मैं 2 बजे मेरी जब नींद खुली तब भी गुरुजी उसी स्थान पर वैसे ही बैठे। मैंने कहा लगता क्या है ये गुरुजी अभी भी ऐसे ही बैठे हैं जिस स्थान पर, मतलब गुरुजी का रहता तो है कि स्थान चेंज हो जाता है हल्का फुल्का। अब मैं उस बात को समझ नहीं पाया क्या है क्या नहीं है, कैसे है, किस प्रकार से। सुबह आचार्य जी क्या बात है, कुछ गलती हो गई क्या हम लोगों से, आपने रात्रि विश्राम नहीं किया। आचार्य जी मुस्कुराए, थोड़ा सा उजाला हुआ, उजाले में देखा आचार्य जी की पीठ पर पूरे लाल लाल बिल्कुल चट्टे पड़े थे। और फिर मैंने पाटे पे देखा तो बहुत सारी चींटियाँ ही चींटियाँ थी। तो मैंने आचार्य जी से बोला, बोले सोता कैसे, अगर सोने में मेरे 1-2-4 चींटी की कहीं कुछ मरण हो जाता रात में तो क्या करता। तो वो चींटियाँ मेरे पे चढ़ रही थी और काट रही थी, वो काटे जा रही थी। और मैं सो इसलिए नहीं रहा था, रात्रि विश्राम इसलिए नहीं कर रहा था कि ये पाटे पे चढ़ी। तो मैंने आचार्य जी, आप हमको तो उठाते, हमको तो कुछ बताते। अरे बोले बता देता और कह देता, तुम लोग सब उपचार कर देते तो फिर ये इतना आनंद आता कि रात भर जो साधना करने का आनंद लिया है और इस आनंद में अपने आप को अपने आप में पहुंचा है। बोले जब तब समस्या और कठिनाई और कष्ट आते तभी तो आत्मा याद आती, अच्छे में आत्मा याद नहीं आती। अब वो चींटी काट रही थी जब भी आत्मा की अनुभूति हो रही थी। विचार करना ये है साधना। उस दिन आंख से आंसू आ गए उनकी पूरी पीठ को देख के कि क्या है आपकी पूरी पीठ पीछे से छिल्ली हो गई, लाल लाल हो गई, वो चींटी काटे जा रही है और आप बड़े मुस्कुराते हुए उसको सहन कर रहे हो। ऐसी साधना जब होती है तब कहीं जाकर जो है ऐसे उत्कृष्ट संत बन पाते हैं। उनके जैसे हम मनीषी भावना से बोले आचार्य बन विद्यासागर जी महामुनि राज की।